दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए मैं आपके लिए बहुत ही खास चीज लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम भारत के ऊपर एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। ये मास्टर वीडियो क्या होता है? एक ऐसा वीडियो जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका एक साथ क्लियर हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों कई बार होता है आपको समझ में नहीं आता कि भारत में कौन कौन से तट हैं, उन तटों का कुछ नाम होता है, उनका एक क्रम होता है। ठीक है, अच्छा ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप तट नहीं पढ़ेंगे तो आप बंदरगाह नहीं जान पाएंगे। आप बंदरगाह नहीं जान पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि किस जगह से किस चीज का व्यापार किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जितने भी इंपॉर्टेंट तट हैं, इंपॉर्टेंट क्या, जितने भी तट भारत में उन सभी के बारे में, जितने बंदरगाह हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। प्राकृतिक क्षेत्र, भारत को किन किन प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, एक ओवरऑल आपको मैपिंग के थ्रू बताऊंगा कि किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ है, वो 6 क्षेत्र कौन से हैं। उसके बाद फिर से एक बार आपको दर्रों के बारे में बताऊंगा। दर्रों के ऊपर मैं पहले ही बातचीत कर चुका हूं, बट एक बार फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा आपको दर्रों को लेकर के। उसके बाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, उनके नाम भी आपको बताऊंगा। और निश्चित रूप से आपको, मुझे पता है आपको 2-3 चीजें पता है, कौन कौन सा, एक दमन द्वीप पता होगा, एक लक्षद्वीप पता होगा, एक अंडमान निकोबार पता होगा। इसके अलावा आप नहीं जानते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बताऊंगा जिनके बारे में आप सोचते नहीं है, लेकिन परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रश्न बनता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। भारत में जितने भी पठार है वो भी आज ही पढ़ाऊंगा। आप कहोगे सर इतना कुछ वीडियो में, तभी तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों ये मास्टर वीडियो है। पठार के बारे में बताऊंगा, जो बिंदु हैं दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, उनके बारे में भी बताऊंगा। पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा और पश्चिमी घाट के पास कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, एक दो नहीं कम से कम 10 पहाड़ियां हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके एकदम मसाला वाला वीडियो है, पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाने वाला। चलिए स्टार्ट करें क्या। और याद रखिए ये सब कुछ मैं आपको मैपिंग के थ्रू बताने वाला हूं, यानी विथ मैप हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अगर इसी तरह के अच्छे अच्छे आप वीडियो चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब लेट ना करिए। बहुत हो गया यूट्यूब पे अच्छे चैनल को ढूंढने का सफर, वो अब पूरा हो गया है। इत्मीनान से आप सही जगह आ चुके हैं और आराम से पढ़ाई करिए, क्योंकि स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी विषय डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। यानी घर बैठे आप सबसे बेहतर पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी आपका ही होगा। क्यों? जो ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? तटों के बारे में। जितनी बातें बताऊंगा इत्मीनान से सीखते जाना, समझते जाना, और सब टॉपिक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये गुजरात वाला जो सिंबल दिखता है ना, गुजरात में देखिए आपको ऐसे दिखेगा ना, ये इस तरह से कुछ बना हुआ है, ये देखिए गुजरात दिखता है साइड में। तो ये गुजरात के पास दोस्तों कठियावाड़ पड़ता है। क्या पड़ता है? कठियावाड़। दोस्तों इसी के पास में होता है कठियावाड़ तट। ठीक है, तो याद रखिए इस गुजरात वाले तट को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? इसको नाम दिया जाता है कठियावाड़ तट। क्या दिया जाता है? कठियावाड़ तट। गुजरात से जैसे ही नीचे आओगे ना फिर पड़ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से नीचे आओगे तो गोवा, और गोवा से नीचे जाओगे तो पहले कर्नाटक, फिर और नीचे जाओगे तो केरल, फिर ऐसे मुड़ती है। ठीक है, ऐसे भारत का ये वाला मैप आ जाता है और यहां से फिर तमिलनाडु, आगे बढ़ते हो तो इधर आंध्रा तेलंगाना वगैरह आ जाता है, तेलंगाना साइड अंदर साइड हो जाएगा, और इधर उड़ीसा आ जाएगा, और इस तरह करते आप पश्चिम बंगाल तक चले जाओगे। ये तो आपको पता है ना, ये आपके तटीय राज्य होंगे जिनका नाम अभी मैंने लिया। तो गुजरात वो आपका तटीय राज्य है, महाराष्ट्र तटीय राज्य है, गोवा तटीय राज्य है, कर्नाटका तटीय राज्य है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया? केरला तटीय राज्य है, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब क्या है? तटीय राज्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज दोस्तों और देखिए, अलग अलग तटों पर ना अलग अलग नाम दिया गया। जैसे गुजरात वाला जो तट है उसको कठियावाड़ कहा गया। उसको क्या कहा गया दोस्तों? उसको कहा गया ये कठियावाड़ तट है। क्या कहा गया? कठियावाड़ तट का नाम दिया गया। उसके बाद जो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का तट है उसको कहा गया कोंकण तट। क्या कहा गया? कोंकण तट। दोस्तों कोंकण के नाम से बहुत कुछ है। एक्चुअली में गोवा की जो स्थानीय भाषा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा मराठी है, पंजाब में पंजाबी है, असम में असमिया है, उड़ीसा में उड़िया है कि नहीं? तो ऐसे ही गोवा की जो स्थानीय भाषा वो है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। कोंकणी बोलते हैं उसको, कोंकणी वहां के लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो याद रखिए कोंकणी। ठीक है, तो
कोंकण, उसी कोंकणी से कोंकण याद रखिएगा, कोंकण तट यहां पर है। कोंकण रेलवे का नाम भी आपने सुना होगा, वो रेलवे भी कहां पर है, ये महाराष्ट्र से गोवा के बीच में है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका हो गया कोंकण तट। क्या हो गया, कोंकण तट। पहला कठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट। उसके बाद दोस्तों ये कोंकण तट आएगा कहां तक, ये कर्नाटका तक आता है, महाराष्ट्र से शुरू होकर के गोवा होते हुए कर्नाटका तक आता है, और फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये बोला जाता है मालाबार तट। स्पेशली जो केरल का तट है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों, याद रखिए मालाबार का तट। क्या कहते हैं, मालाबार का तट, याद रखिएगा। एक्चुअली ये सब जो नाम है ना, इसका प्रयोग ज्यादातर मैं तब करूंगा जब मैं आपको समुद्री हवाओं के बारे में बताऊंगा। जब वर्षा के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा अरब सागर से उठने वाली हवाएं, पश्चिम बंगाल से उठने वाली हवाएं, इस तटों को पार करते हुए, तब वहां पर आपके जब तट का नाम आएगा, पता ही नहीं आपको तट तो समझ नहीं पाओगे। या मैंने बोल दिया कि कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, ये हवाएं कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, आधे लोग को पता ही नहीं है कोरोमंडल तट। सर ये कहां पे है, पूरे भारत में बहुत कुछ सुना सर, कोरोमंडल तट तो सुना ही नहीं। अरे कैसे सुनोगे, तटों का नाम है ना, तो पढ़े रहोगे तब समझ में आएगा। क्या बताया, कठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, और फिर इधर तमिलनाडु से जब मूव करेगा तो यही हो जाता है कोरोमंडल तट। क्या हो जाता है, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, ये आपका कोरोमंडल तट, तो लिख लीजिएगा कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल। इसके बाद दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है और ये चला जाता है पश्चिम बंगाल तक में, इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार तट। देखिए ये आंध्र प्रदेश का तटी मैदान इधर पड़ता है, तो इसको आंध्र प्रदेश का तटी मैदान, लेकिन ये पूरा का पूरा जो उत्तरी सरकार तट है, ठीक है, उत्तरी सरकार तट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक और मैप आपको दिखा दे रहा हूं, तटों से संबंधित, जबरदस्त है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कठियावाड़ तट के बारे में, सामने दिख रहा होगा कठियावाड़ तट, उसके नीचे कोंकण तट, कभी कभी कोंकण के नीचे एक नया तट का नाम ले लेता है कोनार तट। अब आप परेशान हो जाते हो, सर आपने तो जो है पश्चिमी साइड में 3 ही तट बताया, एक कठियावाड़ बताया, दूसरा कोंकण बताया, तीसरा मालाबार बताया, सर ये कोनार तट कहां से आ गया। दोस्तों कोनार तट भी याद रखिए, जो कर्नाटका वाला बेल्ट है ना, वहां के तट को लोकल भाषा में कोनार तट का नाम दिया जाता है। कोई दिक्कत तो याद कर लो ना यार, 3 से अपडेट होकर के 4 हो गया, तो याद कर लीजिए ये वाला बेल्ट हो जाएगा कोनार तट। फिर उसके नीचे मालाबार तट, इधर तमिलनाडु साइड में कोरोमंडल तट, और यहीं पर उत्तरी सरकार तट है। एक चीज बस खाली यहां पे और ऐड कर लीजिए, जहां पर पश्चिम बंगाल है ना, जहां पर गंगा नदी जो है कई हिस्सों में बटकर बहती है, वहीं पर एक छोटा सा तट नाम दिया जाता है दीघा तट, ठीक है। देखिए जितना पहले बताया उतना लोग जानते हैं, एक्स्ट्रा आप क्या जानते हो, आप स्टडी 91 में पढ़ रहे हो ना, हर टॉपिक में अगर लोगों से ज्यादा नहीं सीखा तो फिर मतलब क्या है पढ़ने का। 2 चीज हमने ज्यादा सीखा, एक पूरब में एक पश्चिम में। पूरब में किसी बच्चे से जाके पूछ दो कोनार तट कहां है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले क्या करेंगे, भग जाएंगे मैदान छोड़कर, कहेंगे ये कौन सा तट है, पहले तो आपसे लड़ जाएंगे कि ऐसा कोई तट ही नहीं होता है। बाद में आप उनको इत्मीनान से बताइए, सुनो भैया आप अभी और पढ़ो और पढ़ाई करो, कोनार तट ये कर्नाटक के एकदम ठीक बॉर्डर लाइन पर होता है, ठीक है, और दीघा तट ये पश्चिम बंगाल के पास में दीघा तट। ये 2 एक्स्ट्रा तट हमने जो है देखा, समझ में आ गया आपको। चलिए अगर दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया हो तो कुछ चीजें यहीं पे मैं और कहना चाहूंगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट बिंदु मैं बताऊंगा। बिंदु, ये बिंदु क्या होता है एक्चुअली, अगर आपसे मैं कहूं कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब अगर इस पूरे भारत में सबसे उत्तरी छोर की बात की जाए तो सबसे उत्तरी छोर कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये जम्मू कश्मीर में होगा। जाहिर सी बात है, यहां वाला पॉइंट जो है सबसे ऊपर है, यहीं पर काराकोरम श्रेणियां हैं, याद रखेगा, काराकोरम याद रखेगा। तो यहां पर दोस्तों यहीं पर एक बिंदु माना जाता है जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कहने का अर्थ है कि उसके बाद भारत नहीं है, वो भारत की आखिरी सीमा है उत्तर दिशा में। तो 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो इस हिसाब से अगर भारत का मैक्सिमम विस्तार देखें कि मैक्सिमम कितना बड़ा है भारत, पूरब में अधिकतम कितना अधिकतम पश्चिम, कितना अधिकतम उत्तर, कितना अधिकतम दक्षिण, तो ऐसे में आपका उत्तर क्या निकलेगा, तो याद रखिए उत्तर वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसी का नाम रखा गया इंदिरा कोल। क्या नाम रखा गया है, इंदिरा कोल, याद रखेगा। इंदिरा पॉइंट मत भूलिएगा, इंदिरा पॉइंट दूसरा है, ये इंदिरा कोल है जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का है दोस्तों। अब मुद्दे की बात पे आता हूं, पहले दक्षिण वाला छोड़िए, इंदिरा पॉइंट वाला, पहले पूरब और पश्चिम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पूर्वी पॉइंट, तो दोस्तों देखिए अरुणाचल प्रदेश का ये वाला हिस्सा मिलेगा, सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर है, ईटानगर, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है दोस्तों, कीबीथू। कौन सा जगह पड़ता है, कीबीथू, याद रहेगा आपको क्या, की
बी थू। तो दोस्तों ये कहा जाता है सबसे पूर्वी बिंदु। देखिए ये है सबसे उत्तरी बिंदु, ये है सबसे पूर्वी बिंदु, और यहां पर गुजरात के पास में दोस्तों इस वाले पॉइंट पर, इसी के नीचे सरक्रिक है। सरक्रिक छोटा सा द्वीप है, उसको लेकर के बड़ा विवाद रहता है, पाकिस्तान के साथ बड़ी लड़ाई चलती है हमारी। सरक्रिक याद रखेगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, इसी के पास में दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, नीचे वाले के पास में खंभात की खाड़ी है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछता है, ठीक है। और जहां पर खंभात खाड़ी ना, बस यहीं पर दमन दीव है, दमन दीव याद रखेगा। अच्छा ये हो गया। अब दोस्तों ये गुजरात वाला जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है उसका नाम है गुहार मोथा। क्या नाम है? गुहार मोथा, ठीक है। गुहार मोथा, कहीं कहीं मोती लिखा है, कहीं कहीं मोथा लिखा है, गुहार मोथा या गुहार मोथा। ये सबसे पश्चिमी पॉइंट है। सबसे पूर्वी किबिथु, सबसे पश्चिमी गुहार मोथा, सबसे उत्तरी इंदिरा कोल कोल कोल, और सबसे दक्षिणी दोस्तों अगर भारत में इस वाले लोकेशन को देखेंगे तो तमिलनाडु के पास में है, तो दोस्तों यहां पर कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो बताया गया है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसको तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जान रहे हो दोस्तों। ये जो अंडमान निकोबार यहां पड़ता है ना, अंडमान निकोबार का लोकेशन दोस्तों ये सबसे दक्षिण में चला जाता है, क्योंकि आपने कहा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। तो ये स्थलीय सीमा है, और अंडमान निकोबार भी तो उसी का हिस्सा है भारत का। और भारत में सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार पहुंच जाता है, मतलब कन्याकुमारी से अगर भी देखेंगे ना तो और नीचे चला जाएगा। कन्याकुमारी अगर यहां पे है तो अंडमान निकोबार की सीमा यहां तक आती है। तो ऐसे में सबसे दक्षिण में ये वाली सीमा है ना, ये वाली तो है नहीं, ये वाली सीमा सबसे दक्षिण में हो जाएगी। और उसी सीमा को नाम दिया गया, ये जो अंडमान में है दोस्तों इसी को नाम दिया गया, शुरुआत में इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट। उसके बाद दोस्तों एक और नाम इसका मिलता है पार्सन पॉइंट, ठीक है, पार्सन पॉइंट। और अब जाकर के इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। याद रखेगा, सब के सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अरे मास्टर वीडियो आज पढ़ रहे हो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, हंसते हुए खिलखिलाते हुए कि सर क्या गजब की पढ़ाई हो रही है। ऐसे पढ़ो यार, थोड़ा सा मतलब आपके सामने का टीचर नहीं है तो कैसे भी पढ़ो, लेट के पढ़ो, सो के, मुरझा करके गिर जाओ। अरे थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ाई करो। इतनी जबरदस्त क्लास चल रही, क्या क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए? घर बैठे इत्मीनान से पढ़ने को मिल रहा है। अगर ऐसे में आप शिक्षा न ग्रहण कर पाए और एग्जाम न क्वालिफाई कर पाए तो फिर समझो बेकार हुआ, किसी काम के नहीं हो। यार जाग जाओ, मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। सही बता रहा हूं, मेहनत करोगे ना तो उसका फल आपको मिलेगा, पूरी जिंदगी मजा आएगा, पूरी जिंदगी मजा आएगा फल खाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके बंदरगाह, ठीक है, उनके बारे में। दोस्तों गुजरात की साइड से कहानी शुरू करेंगे, पश्चिम बंगाल तक जाएंगे, ठीक है। अब गुजरात में कौन सा बंदरगाह सबसे प्रसिद्ध है? दोस्तों कांडला बंदरगाह का नाम आपने सुना होगा। ज्वारी बंदरगाह है ये। ज्वारी बंदरगाह क्या होता है दोस्तों? जब ज्वार आती है ना तो जहाजें बड़े आराम से आ जाती हैं, और जब भाटा आता है, जब निकलती हैं लहरें, तो उसी के साथ निकल जाती हैं। मतलब उनको ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तट तक आने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लोकेशन पे है कांडला बंदरगाह। यहां पर देखिए गुजरात में है, एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो आप याद रखेगा कठियावाड़ तट पर पड़ता है, कांडला बंदरगाह का लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह एक है, वहां पर उसको याद रखेगा। एक और है नावा शेवा, एक मुंबई बंदरगाह, एक नावा शेवा है, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह पर लोड कम पड़े इसके लिए नावा सेवा को बनाया गया, और ये पूरी तरह से जान लीजिए ना कृत्रिम तरीके से बनाया गया, और पूरी की पूरी मशीनीकृत बंदरगाह है, एकदम हाई फाई मशीनें, पूरी हाई फाई टेक्नोलॉजी। और सभी बंदरगाहों, भारत में कुल मिलाकर के 13 बड़े बंदरगाह हैं, उन सभी बंदरगाहों में सबसे हाईटेक कौन सा है? तो मुंबई वाला है। याद रखेगा नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू, इसी का नाम है। एक मुंबई बंदरगाह जो पुराना वाला था उस पर लोड कम रहे, इसके लिए एक नया बंदरगाह बना दिया गया। समझ में आ गया? तो यहां वैसे देखिए छोटे मोटे बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन 13 मेजर पोर्ट हैं, उनके बारे में देखिएगा। तो यहां पर हो गया कांडला, यहां पे हो गया मुंबई और नावा सेवा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे गोवा में दोस्तों, तो पणजी है। पणजी गोवा की राजधानी है, जिसको हम पंजिम बोलते हैं, ठीक है। पणजी राजधानी है, और पणजी के पास में मरमा गोवा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मरमा गोवा, मरमू गोवा। तो याद रखिएगा मरमा गोवा यहां पर, ये भी याद रखिए। कर्नाटक के बॉर्डर के पास दोस्तों यहां पे मैंगलोर है। बेंगलोर नहीं, बेंगलोर अलग है, मैंगलोर अलग है। तो कर्नाटक की सीमा के पास यहां मैंगलोर है, ठीक है। एन्नौर भी इधर रहेगा।
और इधर आगे देखिए, नीचे देखिए केरल में आएंगे तो कोच्चि बंदरगाह है। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जहां पे एदम ब्रिज है ना, एदम ब्रिज बोले तो जो रामेश्वरम सेतु है, ठीक है, जिसे भगवान जो है राम जी ने बनाया था, याद रखे, रामेश्वरम में, पंबन द्वीप यहीं पर है, याद रखेगा, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों तूतीकोरिन है। क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ऊपर की तरफ आएंगे तो इस वाले पे चेन्नई बंदरगाह है। और इधर देखिए विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यहां उड़ीसा वाले तट के पास पारादीप बंदरगाह है और पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट हैं इसको एक बार आप फोकस करिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा पोर्ट हैं, उनके बारे में चलिए आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान से, एक से एक इमेज लेके आया हूं और मैपिंग के माध्यम से जब चीजें आप पढ़ते हो तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अच्छा कुछ बंदरगाहों के नाम भी बदले गए हैं, कुछ बंदरगाहों के नाम भी बदले गए हैं। ऐसे में दोस्तों उनका नाम भी याद रखिए। जैसे कांडला पोर्ट जो है उसका नाम रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अब अगर परीक्षा में पूछ दे कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां है, आधे लोग को पसीना आ जाएगा। क्यों? जानते हैं कांडला बंदरगाह पूछा होता तो मुझे लगता है 99.9% बच्चे बता देते, लेकिन मैं तो आपसे बोला ना, आपको सिर्फ उतना नहीं पढ़ना है जितना लोग पढ़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो अभी पढ़ाया वो लोग पढ़ते हैं, जो अब पढ़ाऊंगा वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये चीजें आप पूछिए, आप देखो किसी बच्चे जाके पूछोगे ना, आप पूछा करो अपने दोस्तों से, तो आपको लगेगा यार कि हम कुछ एक्स्ट्रा सीख के आए हैं। आप उनसे चर्चा किया करो, जो मैं आपको बोलता हूं ना कि पूछो जाके, आप पूछा करो, ठीक है। लोगों को लगेगा हाँ यार हमें भी सीखना चाहिए, वो मोटिवेट होंगे आपसे और फिर वो भी पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। उनको बताइए चैनल के बारे में कि आप आइए पढ़िए। हमेशा इस चक्कर में मत रहिए कि नहीं जो है सिर्फ आपका फायदा नहीं यार। अगर ऐसे मैं भी अपना फायदा देखूं तो मैं फ्री में पढ़ाता कि आपको नहीं पढ़ाता, कभी नहीं पढ़ाता। हर चीज फायदे के लिए नहीं होता, कुछ चीज करने में मजा भी आता है, ठीक है। देश की बात है, सम्मान की बात है, समाज की बात है, तो कुछ चीजें करने में ऐसे ही मजा आता है, ठीक है। चलिए तो यहां सुनिएगा ध्यान से, आप जाके पूछेंगे ना दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहां है, बता दे, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे, क्यों? थोड़ा सा अपडेट नहीं है, जो अपडेटेड होगा वही बता पाएगा। तो याद रखेगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ये कांडला बंदरगाह को ही कहा जाता है। 1 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मुंबई महाराष्ट्र पता है, नावा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, याद रखेगा। मरमा गोवा या गोवा में हो गया, न्यू मैंगलोर या कर्नाटक में हो गया, कोच्चि वाला केरल में हो गया, तूतीकोरिन तमिलनाडु में हो गया, चेन्नई तमिलनाडु में हो गया, एन्नौर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चेन्नई के ठीक ऊपर दोस्तों एन्नौर पड़ता है। इस साइड में कोरोमंडल तट पे सबसे नीचे की तरफ तूतीकोरिन बंदरगाह है, फिर चेन्नई है, फिर एन्नौर बंदरगाह है, ठीक है, एन्नौर। और यहां पे विशाखापट्टनम। और देखिए अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो यहां पर पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, वहां पे बंदरगाह है। और यहां पर पारादीप है उड़ीसा में, आपको पता ही होगा, उड़ीसा में। और यहां पश्चिम बंगाल में हल्दिया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। तो इतनी बातें आप याद रखेगा, बंदरगाह से संबंधित हमेशा आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक विभाजन। ये प्राकृतिक विभाजन क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको पठार के बारे में बताऊंगा। अगला पार्ट जब हम पढ़ाएंगे दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हम लोग एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि भारत में समस्त नदियों के बारे में आपको बता दिया जाए, पहाड़ों पर्वतों के बारे में बता दिया जाए। तो ऐसे में आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होगा अगर आप प्राकृतिक क्षेत्र नहीं जानेंगे। जैसे मैदान में पहाड़ थोड़े होंगे यार, कहीं पर गंगा का मैदान, वहां पहाड़ थोड़े होगा। तो जहां भी कोई नदी का बेसिन होगा, मतलब मैदानी क्षेत्र होगा, वहां पर्वत नहीं मिलते हैं। पर्वत क्या होते हैं, वो अलग उनका लोकेशन होता है। तो आप समझिए कि ये है कहां पर कौन सी चीजें, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पे मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए जम्मू कश्मीर वाला पूरा बेल्ट हो गया, यहां पर उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया, और ये आपका नेपाल हो गया, इधर सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, इधर अरुणाचल हो गया, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ये वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है ना दोस्तों, ये क्या है, दे रहा है कि हिमालय पर्वत उत्तर में कश्मीर से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कौन सा? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत कई हिस्सों में बटा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। ट्रांस हिमालय क्या है, महान हिमालय क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय क्या है, कहां पर कौन कौन से हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, कौन कौन से दून हैं, ठीक है, ये सब आपको बताऊंगा। कई जगह घास के मैदान भी हैं, ठीक है, वो सब आपको बताऊंगा। इत्मीनान से भी जितना दे रहा हूं पढ़ते जाइए। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर का लोकेशन क्या है, सबसे पर्वतीय क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मरुस्थल
मरुस्थल वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया। ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है दोस्तों यहां से यहां तक ना, देखिए इधर ब्रह्मपुत्र नदी है और इधर सिंधु नदी है, बीच में गंगा नदी है। तो आप कह सकते हो कि सिंधु से लेकर गंगा होते हुए ब्रह्मपुत्र तक ये भारत के मैदानी भाग है। क्या है? ये मैदानी भाग है। और ये सबसे बड़ा सेक्टर दोस्तों येलो वाला दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसको समझिएगा, जो बीच में पीला वाला दिख रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये द्वीप समूह है। और जो किनारे पर हो गया दोस्तों ये तटीय मैदान है। ये क्या है? तटीय मैदान है। तो तटीय मैदानों में तटों का नाम क्या क्या है, कौन कौन से बंदरगाह हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग मैदानी भाग में नदियों के बारे में पढ़ेंगे और पर्वतीय एरिया के बारे में पढ़ेंगे। रही बात डेजर्ट के बारे में, तो एक ही डेजर्ट है, वो है थार का मरुस्थल, वो सिंगल है राजस्थान में, आप सभी को पता है। ठीक है, अब मेन बात रह गया दोस्तों मैदानी क्षेत्र में नदियों के बारे में, और पठार की बात है तो पठार में आज ही आपको बताने वाला हूं। तो सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कई सारे छोटे छोटे क्या है ना कि आइलैंड टाइप में बने हुए, ठीक है, और यहां से प्रश्न पूछता है। जैसे एक प्रश्न आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? बताइए मुंबई। तो आप कहते हो सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर। दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा था, आप जरा बताइए कितने लोग जानते हैं? मुझे पता है आप नहीं पढ़े हो। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं वेलिंगटन द्वीप कहां पर है, आप कहोगे सर वेलिंगटन द्वीप, मैं कह रहा हूं भारत में है, भारत में है। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट स्कीम यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, बताइए जल्दी से, वेलिंगटन द्वीप कहां पर है? वेलिंगटन नाम ऐसे आपको नाम से लगेगा सर कहीं विदेश में है, नहीं याद आ रहा है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, वो अलग से रखिए। वेलिंगटन भारत में कहां पर है दोस्तों? एक कोच्चि के पास में पड़ता है। ठीक है, केरल कोच्चि के पास में पड़ता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे आइलैंड है जिस पे आप फोकस नहीं करते हो, परीक्षा में पूछ देता, परेशान हो जाओगे। अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा था, और आप अपने ही देश के द्वीप के बारे में नहीं जानते, पूरी दुनिया पढ़ के क्या करोगे? सुनो ध्यान से, जो बात बताने जा रहा हूं सुनो ध्यान से। देखिए जूम करके दिखाते चल रहा हूं लोकेशन भी आपको। दोस्तों ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यहां पे दोस्तों सरक क्रिक है। दोस्तों ये कोने में ना, बस यहीं से जान लीजिए पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है। ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू होता है और यहीं पर सरक क्रिक है। पाकिस्तान को लेकर के भारत के साथ विवाद भी है, जिसको सरक क्रिक विवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसी के ठीक नीचे दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है जहां पे कांडला बंदरगाह था, यहां पे क्या है? कच्छ की खाड़ी है। ये सरक क्रिक हो गया, कच्छ की खाड़ी हो गया। ठीक है, और इस साइड में जो ये वाला लोकेशन है ना, यहां पर खंभात की खाड़ी है। क्या है? खंभात की खाड़ी है। और यहां पर याद रखिए ये दमन दीव है। यहां पर क्या है? ये दमन और दीव, दमन दीव। ठीक है, और दादरा नगर हवेली, ये सब याद रखिए यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों। यहीं पर अलिया बेट और खड़िया बेट, ये जो छोटे छोटे क्या है द्वीप बने हुए आइलैंड टाइप में है, तो याद रखिए अलिया बेट और खड़िया बेट। ठीक है, और यहां पे खंभात की खाड़ी। इसी तरह से दोस्तों एलिफेंटा एक छोटा सा द्वीप है, आप कभी घूमने जाओ आपको दिखेगा, मुंबई में ताज होटल के सामने से वहां से पानी वाली जहाजें जाती हैं, एलिफेंटा। एलिफेंटा में दोस्तों वहां पर बौद्ध से संबंधित मूर्तियां भी और शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां भी हैं, तो याद रखिएगा एलिफेंटा। एलिफेंटा वो भी एक द्वीप है, याद रहना चाहिए कि है कहां पर, तो महाराष्ट्र में है। इसी तरह से सालसेट द्वीप या सिलिसेट द्वीप, ये भी कहां पर है? ये भी महाराष्ट्र में है दोस्तों। अलिया बेट, खड़िया बेट, आप पूछिए जाके। ठीक है, अलिया बेट और खड़िया बेट दोस्तों ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं बता पाएंगे, क्यों? पढ़ते नहीं है ना। अब अगर परीक्षा में एक प्रश्न बन जाए तो क्या गलत क्या है? तो हमेशा अलर्ट होकर पढ़ाई करिए और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना जिससे पढ़ने के बाद आपके आत्मा ना कहनी चाहिए, हाँ यार आज मैंने कुछ सीखा, मजा आया हमें सीखने में। तो अलिया बेट, खड़िया बेट, और इसके बाद नीचे एलिफेंटा और सालसेट द्वीप, ये सब कहां पर है? ये मैं लाइन से बता रहा हूं दोस्तों। ये तो महाराष्ट्र में, ये गुजरात में था। ठीक है, अच्छा इसी तरह से नीचे आएंगे दोस्तों, यहां पर देखिए हेनरे, केलरे और बूचर। ठीक है, ये आपका कर्नाटका वाला लोकेशन चल रहा है, तो याद रखिए। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए नीचे आ जाइए दोस्तों, ये आपका है क्या? कालीकट है। कालीकट कहां पे? कालीकट वही जगह है जहां पर सबसे पहले पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, जमोरिन नामक शासक ने उसका स्वागत किया था। ये वही कालीकट है। अब इसका नाम कालीकट नहीं है, फिर से अपडेट हो जाइए, अब इसका नाम कालीकट है ही नहीं। कालीकट कोई जगह इस समय भारत में नहीं, नाम बदल गया है, नाम हो गया कोझिकोड। क्या हो गया है? कोझिकोड। अब अगर आपको जानना है तो याद रखिए कोझिकोड, ये कोझिकोड यहां पर है।
और यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती है। कहाँ पर है? कवरत्ती है। केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर देखिए मिनिकॉय है, ठीक है, तो ये सब याद रखे, मालदीव, मिनिकॉय, ये सब भी याद रखे। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी याद रखे, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, दो अलग अलग खाड़ियां हैं। ये देखिए अदम ब्रिज था यहाँ पर, ठीक है, रामेश्वरम सेतु, और यहां पर श्रीलंका है। नीचे की साइड में दोस्तों याद रखिएगा क्या है आपका, नीचे की साइड में मन्नार की खाड़ी है, यहीं बगल में पंबन द्वीप भी है, पंबन द्वीप, ठीक है, और ऊपर की साइड में पाक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। दोस्तों देखिए इधर देखिए श्रीहरिकोटा, अक्सर करके जब कोई प्रक्षेपण होता है मिसाइल का तो आप कहते हो श्रीहरिकोटा से मिसाइल गई, कहां है श्रीहरिकोटा? यहां पर है, आंध्रा के पास में, देखिए जहां पर ऐसे नुकीला बना हुआ है बस यहीं पर है श्रीहरिकोटा, याद रहेगा तो याद करते चलिए। दोस्तों इसी तरह से व्हीलर द्वीप है, व्हीलर, यहां देखिए उड़ीसा का तट है वाला, ठीक है, उत्तरी सरकार तट, यहीं पे व्हीलर द्वीप है, ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह भी इधर ही था, यहां पर व्हीलर द्वीप है, यहां पर न्यू मोर द्वीप है, और ये पर गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर, गंगा सागर, ठीक है, तो याद रखें गंगा सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आज भी हिंदू धर्म में बड़ी आस्था रहती है गंगा सागर नहाने की, ठीक है, कि सभी सागर सब कुंभ एक साथ, गंगा सागर एक बार, ठीक है, सब जितना धार्मिक स्थल भारत में एक बार, और गंगा सागर अगर आपने कर लिया तो फिर आप पार हो गए, तो याद रखिए गंगा सागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, किसी का घर अगर गंगा सागर के पास में हो तो जरा एक बार आप बताइएगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा मदद लेनी है। कई लोग तो मदद के नाम पे ऐसे ही भाग जाते होंगे, यार जान दे यार, कौन जाए। चलिए यहां पर देख लीजिए दोस्तों। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। दोस्तों भारत में ना ज्वालामुखी पर्वत भी है। आप कहोगे अच्छा ज्वालामुखी पर्वत भारत में? हाँ, भारत में ज्वालामुखी पर्वत भी है, और दो ऐसे ज्वालामुखी पर्वत है, एक है नारकोंडम, एक है बैरन। आपसे परीक्षा में पूछता है या तो लोकेशन, यानी यह किस जगह पर है, तो ऐसे तो अरब सागर आप बोल के निकल जाते हो, ठीक है, अरब सागर, लेकिन किस एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और पूछता है कौन सा जागृत है और कौन सा शांत ज्वालामुखी है, तो याद रखें नारकोंडम वाला वो अभी प्रसुप्त अवस्था में है, ठीक है, प्रसुप्त है, प्रसुप्त मतलब एकदम बंद नहीं है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। और बैरन में जो है दोस्तों वहां पर एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, और ये पड़ता कहां पर है तो दोस्तों देखिए ये आइलैंड है, ये आइलैंड कौन सा है? ये अंडमान निकोबार है, और इसी के ठीक बगल में पड़ता है। पूरब साइड में आएंगे तो देखेंगे नारकोंडम और बैरन, ऊपर की तरफ नारकोंडम है, ऊपर की तरफ नारकोंडम है, नीचे की तरफ बैरन है, ठीक है, ऊपर नारकोंडम नीचे बैरन है। यानी अगर आपको मैपिंग करना हो तो याद रखेगा गलती से बैरन ऊपर करके नारकोंडम नीचे मत कर दीजिएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि उत्तर प्रदेश के ऊपर मध्य प्रदेश है, नहीं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निचले साइड में मतलब दक्षिण दिशा में क्या है? मध्य प्रदेश है, तो गलती मत करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों एक बार दर्रे के बारे में बता देता हूं। वैसे दर्रा तो मैं पढ़ा चुका हूं, बट आज मैंने सोचा कि चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। क्या है ना कि कभी कभी आपके दिमाग से उतर जाती है बातें, तो याद रखिए दोस्तों, मैंने बताया था कुल मिला के 5 दर्रे इंपॉर्टेंट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। जोजिला पास, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ठीक है, बनिहाल बुर्जिला दोनों ब से हैं, काराकोरम, पीर पंजाल और जोजिला दर्रा, ये 5 दर्रे कम से कम आप याद रखिए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल में आ जाइए, रोहतांग के पास, मनाली के पास में रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा, ये कहां पर है? ये तीनों दर्रे जो इंपॉर्टेंट है ये हिमाचल में है। इसी तरह से माना दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, अच्छा दिया नहीं, अच्छा नीचे दिया, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये 3 दर्रे हैं जो उत्तराखंड में पड़ते हैं, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा। इसी तरह से आप आगे देखेंगे अरुणाचल में तो बोमडीला, ठीक है, यांग्यापा और दीफू दर्रा, ये कहां पर है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। और नीचे की तरफ मेघालय में मणिपुर के पास में दोस्तों तुजु दर्रा है। सिक्किम में नाथुला और जेलेप्ला, ठीक है, जोजिला नहीं, जोजिला जम्मू कश्मीर में, जेलेप्ला कहां पर है? वो सिक्किम में है। तो कम से कम इतने दर्रे तो आप याद रखिएगा, अगर याद रखते हो तो इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ आएंगे दक्षिण में तो थाल घाट, भोर घाट, ये अलग अलग है, तो उनको अभी रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा सा और डिटेल में चल के दर्रा को भी, ठीक है, लोकेशन वाइज। क्या है ना, कभी कभी आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ देता है, पूरब से पश्चिम पूछ देता है, अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो वहीं पे होती है, ठीक है। आपको ऐसे तो याद है कि हाँ माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में है, लेकिन जब लोकेशन सेट करना हुआ आप कंफ्यूज हो गए, तो एक बार मैं आपको लोकेशन सेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए ये देखिए जम्मू कश्मीर और आप हिमाचल दोनों और उत्तराखंड को ले लो तो कुल इतने छोटे छोटे दर्रे हैं। अब देखो उत्तर से दक्षिण की बात आती है तो पहले आप समझ जाओ कि 2 दर्रा है, वो है कहां पर दोस्तों? सबसे ऊपर के साइड में जहां पर आपका इंदिरा कोल था ना, वहां पर एक दर्रा है अघिल दर्रा। कौन सा है? अघिल दर्रा। नॉर्मली आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ दे, ठीक है। कौन सा दर्रा? अघिल, अघिल,
तो अघिल दर्रा याद रखेगा, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे दोस्तों तो यहां पर देखिए काराकोरम दर्रा है, क्या है, काराकोरम। और यहां पर एक लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए एक लाइन ऐसे दिख रहे हो, ठीक है। ये भारत का मुकुट जो है ऐसे ये कट गया है, ये अक्साई चीन इस पे कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। और ये जो लाइन है ना, इसी लाइन को नाम दिया जाता है LAC रेखा। क्या बोलते हैं, LOC नहीं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC जो होता है वो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, वो भारत और जम्मू कश्मीर में, भारत और पाकिस्तान के बीच में वो LOC लाइन है, ये LAC लाइन है, ठीक है। यहीं पर हमारी पोंगोत्सो झील है, कौन सी, पोंगोत्सो, जहां पर 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई है लेह में, याद रखिए पोंगोत्सो झील यहीं पर है। तो देखिए, अच्छा, और यहीं पे हमारा पड़ता है जोजिला पास। तो कभी भी अगर आपको सेट करने के लिए आ जाए तो एक बात आप याद रखना, जोजिला, देखो अगर आप उत्तर दक्षिण मिलाओगे तो काराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद जोजिला है, उसके बाद बुर्जिला है, क्योंकि देखिए जोजिला यहां पर है, बुर्जिला यहां पर, ठीक है। तो एकदम आमने सामने है, तो लोकेशन भी याद रखिए। जो बुर्जिला है दोस्तों वो कहां पर है, वो पाकिस्तान साइड में, और जबकि जो जोजिला है ये आपके चाइना वाले साइड, मतलब ये LOC वाले साइड में, ये LAC वाले साइड में, ठीक है। तो जोजिला और ये, और बुर्जिला के नीचे क्या है, पीर पंजाल है, क्या है, पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा, ये भी किसी उसी पाकिस्तान साइड में। और इधर बनिहाल दर्रा, तो याद रखिए बनिहाल, अगर इसको सेट करना हो तो बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ठीक है। BPB, तो याद रखिए BPB लाइन से, तो यहां रखे बुर्जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल, ननिहाल वाला सबसे नीचे है, बनिहाल माने ननिहाल सबसे नीचे है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, यहां पे आएंगे दोस्तों, देखिए यहीं पर खारदुंगला है, चांगला, खारदुंगला, थांगला, दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर में, लेकिन याद रखिए ये अक्साई चीन में आ चुके हैं। किसमें है, ये अक्साई चीन वाले हिस्से में, चांगला, खारदुंगला और थांगला। लोग ऐसे पढ़ते हैं, लाला आए तो हिमाचल प्रदेश, तो इसका मतलब खारदुंगला हिमाचल प्रदेश में है, नहीं। फार्मूला मत बनाइए, ट्रिक उरिक काम नहीं आती है, बढ़िया से पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ेंगे तब कुछ मिलेगा, ट्रिक उरिक से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो याद रखिए चांगला, खारदुंगला और थांगला, ये कहां पर है, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन वाले हिस्से में। और यहां पर देखिए बड़ा लाचा इधर है, ठीक है, बड़ा लाचा और इमिसला, ये भी कहां पर है दोस्तों, और एक और है सिपकिला तो नीचे आ जाएगा, इमिसला तक दोस्तों ये भी कहां पर पड़ जाएगा आपका, याद रखिए यहीं पर। और देखिए नीचे आएंगे ना दोस्तों ना, ये हिमाचल का पोर्शन दिख रहा है, सिपकिला दर्रा, ठीक है। और देखिए माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा इस साइड में आ जाएंगे। इसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ेंगे सिक्किम में, तो यहां पर देखिए नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो अरुणाचल में बोमडीला मिलेगा और यहां पर यांग्यापा मिलेगा, ठीक है। और नीचे के साइड देखेंगे दोस्तों, ये लेक पानी दर्रा, दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा है, लेक पानी दर्रा, लेक पानी, ठीक है, लेखा पानी, याद रखेगा लेखा पानी। और पांगसौ दर्रा, इसके अलावा दीफू दर्रा एकदम नीचे में आ जाएगा, और यहां पर लास्ट में तुजू करके आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए तुजू दर्रा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें तो कम से कम आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये कहां पे है दोस्तों, थाल घाट और भोर घाट तो कहां पर है, पाल वंश सबसे नीचे है। पाल वंश तो वैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पाल वंश जो है पश्चिम बंगाल में था, लेकिन पाल याद रखिए, पाल सबसे नीचे है। पाल घाट ये केरल के पास में पड़ता है, केरल और एकदम तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है, पाल घाट दर्रा। और ये वाला दर्रा कहां पर है, तो याद रखिए थाल घाट इधर है, भोर घाट इधर है, महाराष्ट्र में। पहले ऊपर थाल है, फिर भोर है, और नीचे की तरफ पाल घाट है। तो दोस्तों कम से कम इतनी बात आप याद रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग पठारों के बारे में कि कौन कौन से पठार है भारत, ज्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं पठार, लेकिन आप लोकेशन याद रखना। लोकेशन इसलिए याद रखना, अभी जब मैं नदियां बताऊंगा तो आपको बताऊंगा इस पठार से होती हुई निकल रही है, अब पता चला दिमाग ही नहीं। मैंने पूछा छोटा नागपुर पठार, आपके दिमाग में नागपुर आ गया, देखा आपने नागपुर कहां है, आपने सोचा वो तो पुणे के पास में पड़ता है, महाराष्ट्र में, आपने उठा के नागपुर के आधार पर छोटा नागपुर पठार जो नागपुर में लगा दिया, मैपिंग कर दिया। अरे मेरे भाई वो नागपुर है, ये छोटा नागपुर है, अलग अलग है, गलती मत करिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। देखो जो नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, जो नहीं पढ़ा उसको बोल दो मैप एक दे दो, बोलो बोले भैया इसमें बताओ मैप में कि छोटा नागपुर पठार कहाँ पे, वो सोचेगा नागपुर तो जानता है, हर आदमी जानता है नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र साइड में है, और वहीं उठा के थोड़ा सा गोला बना देगा, देखो यही है, ठीक है, बस गलत हो गया। नागपुर का पठार कोई नहीं है, छोटा नागपुर पठार है, और छोटा नागपुर का पठार झारखंड के पास में है। कहां पर है, झारखंड के पास में, इसलिए गलती मत करिए। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड की बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा सर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है और उसी के पास में बुंदेलखंड पठार होगा, नहीं, नाम बुंदेलखंड है, जहां बुंदेलखंड उसके नीचे बघेलखंड का पठार है, और बुंदेलखंड का पठार और दूर में है।
तो ऐसे में आप कहोगे सर याद कैसे किया जाए, तो दोस्तों याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे मैप भी लिया है, तो आइए आपको पढ़ाता हूँ मैपिंग के माध्यम से। देखिए ये कुछ इस तरह से मैप है दोस्तों, इतना आपको समझना है। अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूरब, या चलो पूरब से पश्चिम बात कर लेते हैं। वैसे मालवा का पठार बहुत फेमस है। देखिए एक बार लोकेशन वाइज आपको बताता हूं ना। देखिए इधर राजस्थान था और इधर मध्य प्रदेश है। राजस्थान से मध्य प्रदेश साइड जब आएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशल जनजातियां पाई जाती है, सहरिया, पता होगा आपको, ठीक है। यहीं पर देखिए मालवा का पठार शुरू होता है। मालवा का पठार दोस्तों, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? मालवा की गंगा, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मालवा बेल्ट में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्षिप्रा नदी है, इसीलिए मालवा की गंगा दर्जा दिया जाता है गंगा का, मालवा की गंगा कहा जाता है क्षिप्रा नदी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी के किनारे दोस्तों महाकालेश्वर का शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग जो है महाकालेश्वर वाला, उज्जैन वाला, उज्जैन के तट से ही तो निकल रही है, वो उज्जैन के पास से ही निकल रही है, ठीक है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। तो ये मालवा का पठार सबसे पश्चिम में, इधर साइड में, उसके इधर पठार नहीं है। फिर इधर देखेंगे ना तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी भी बहुत दूर से आती है। अरे पता, दिल्ली से शुरू होती है, जहां पे हमारा संसद भवन बना हुआ ना, दिल्ली से, वहां वो सब अरावली पर्वत की चोटी पे है, पता कि नहीं? चोटी नहीं, वो अरावली पर्वत की बेल्ट वहां तक गया है। जो राष्ट्रपति भवन आप देखते हो, वो राष्ट्रपति भवन भी किस पे है, ठीक है, वो सब अरावली पहाड़ियों का वो क्षेत्र रहा है शुरुआत में। तो अरावली पर्वत वहां से शुरू होते हुए पहुंचती है राजस्थान तक आती है, इस मरुस्थल तक आती है। याद रखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, नाम सुना होगा, ठीक है, गुरु शिखर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और माउंट आबू जिसको आप बोलते हैं, माउंट आबू, गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी में गिनी जाती है। हिमालय वाले बाद में आए हैं, अरावली सबसे पुरानी है, ठीक है, तो उसको याद रखिए। हिमालय तो वलित पर्वत में आ जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा। और उसी अरावली पर्वत की इस साइड जो है ये मालवा का पठार है। मालवा के पठार से अगर सीधा बढ़ेंगे तो बघेलखंड पड़ जाएगा, बघेलखंड पठार। और थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे इन दोनों के बीच से ऊपर, ठीक है, दोनों के सेंटर से ऐसे ऊपर गोला बना दिए तो बुंदेलखंड का पठार आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ये बुंदेलखंड का पठार। तो ऐसे देखिए, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, झारखंड आ गया, छोटा नागपुर का पठार, और जो बुंदेलखंड का पठार वो मालवा और बघेलखंड के ठीक ऊपर है, इन दोनों के बीच से ठीक ऊपर स्थित है। तो ये चार ही तो है, यहाँ पे इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मध्य भारत में यही चार पठार हैं। और थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे दक्कन साइड में, ये देखिए दक्कन का पठार है, पूरा महाराष्ट्र जो है ये दक्कन के पठार आ जाएगा, ठीक है, ये दक्कन का पठार है। और इधर तेलंगाना में दोस्तों तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक में कर्नाटका का पठार है। बस खत्म, बस पठार है ही नहीं, इतना ही पठार आपको समझना है, ठीक है। बाकी इधर है दोस्तों शिलांग का पठार है, ठीक है, तो वो इधर पे है, पूर्वोत्तर भारत में। तो बस इतना अगर आपको याद है तो जानिए पठार में इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही पठार है। अरे एक्स्ट्रा पठार थोड़े बना दोगे मेरे भाई, पूरी दुनिया थोड़े पढ़ रहे हो, ठीक है। तो याद रखिए, तिब्बत साइड चले जाओगे, तिब्बत का पठार, भारत के जम्मू कश्मीर के ऊपर चले जाओगे, पामीर का पठार है। क्या है? पामीर का पठार। ये सब याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में बताया जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम इनको कई हिस्सों में बांटते हैं, देखिए अभी मैं बहुत डिटेल में इसमें पढ़ाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया यहीं पे, क्योंकि ये मास्टर वीडियो है ना, तो मास्टर वीडियो में सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दी जा रही है। सुनिए, अगर हम यहाँ पे डिटेल में जाए प्राकृतिक प्रदेशों में, देखिए एक मध्य उच्च प्रदेश है, एक सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है, एक पूर्वी पठार प्रदेश है। तो पूर्वी पठार में दोस्तों बघेलखंड को ले लिया जाता है, बघेलखंड को। और कभी कभी कई लोगों ने कहा, यहाँ पर भूगोलवेत्ताओं ने कहा कि यहाँ पर छोटा नागपुर पठार भी शामिल कर लिया गया, ठीक है, छोटा नागपुर, क्योंकि ये दोनों जो है पूर्वी साइड में है। तो छोटा नागपुर पठार और बघेलखंड पठार, ये दोनों जो है पूर्वी पठार में आ जाते हैं। और अगर हम सतपुड़ा श्रेणी की बात कर लें तो यहाँ पर राजपीपला श्रेणी, नहीं सुने होंगे, इस श्रेणियों के बारे में है, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ये पर्वतों की श्रेणियां हैं। ये श्रेणी क्या होता है दोस्तों? जब पर्वत, देखिए आप सोचते हो पर्वत ऐसे होता है, हाँ ये सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये पर्वत श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी, मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे बस बढ़ते चला जा रहा है। और कहीं आपने देखा बस एक पहाड़ ऐसे खड़ा हो? नहीं, आपने जहां भी देखा होगा ऐसे ऐसे देखा होगा, तो ये पर्वत श्रेणी हो गया। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ये सतपुड़ा क्षेत्र में है। और इसी तरह से मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार जो एकदम मध्य प्रदेश में है, रीवा पन्ना का पठार,
ठीक है। रीवा वही जहां सफेद शेर पाए जाते हैं, पन्ना वही जहां डायमंड पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन नदी की घाटी, याद रखिए। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हिंट आपको देता हूं कि कैसे। दोस्तों देखिए, सबसे ऊपर साइड में मध्य भारत का पठार है, उसके ठीक नीचे बुंदेलखंड का पठार है। मध्य भारत का पठार तो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने आपको बताया था मालवा का पठार, डिटेल में जब गए तब आपको ये समझ आया। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इधर साइड में शिलांग का पठार, और ये मालवा और बघेलखंड के बीच में बुंदेलखंड का पठार। तो ये जो बुंदेलखंड था ना, बस उसी के ठीक ऊपर मध्य भारत का पठार भी है, छोटा सा बांट दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया उसे। तो देखिए मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, उसके नीचे आपने देखा बघेलखंड का, और ये बड़ा वाला आपका मालवा का पठार, इधर दे रहा अरावली पर्वत। अरे जो बताया हूं वही है, कंफ्यूज मत होइए। बताया ना आपको अरावली पर्वत, इधर मालवा, इधर देखिए इधर लाइन से ये मालवा, मालवा के बाद ये बघेलखंड, और इधर छोटा नागपुर हो गया, इधर साइड में जहां पर व्हाइट है छोटा नागपुर पठार हो गया। बस यहां पे बुंदेलखंड बताया। तो बुंदेलखंड के ठीक ऊपर मध्य भारत का पठार, और याद रखिए बुंदेलखंड का पठार, ये रीवा पन्ना का पठार कट गया यहां पर, रीवा पन्ना का पठार, क्योंकि रीवा और पन्ना ये दोनों यहां पर आ जाएंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहां पर है, अभी आपको बताऊंगा, आप पढ़ोगे नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं भारत में जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। नहीं तो ज्यादातर नदियां कहां बहती हैं, वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर वो बहते हुए कहीं से भी आती है तो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि ढलान ही उसी दिशा में। लेकिन यहां क्या हाल है कि यहां नदियां जो है उल्टे दिशा में बहती हैं, ठीक है, यहां पर नदी उल्टे दिशा में बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती, तो पूछता है नर्मदा ताप्ती जो है ये ज्वार नदमुख भी बनाती हैं, और ये किसके आधार पर गुजरती है, मतलब किन पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं, भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको बताऊंगा विंध्य पर्वत श्रेणियां, फिर उसके बाद नर्मदा का लोकेशन, फिर सतपुड़ा का लोकेशन, तो ऐसे करके आपको समझाऊंगा एक चीज। तो देखिए यही दे रहा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहां पर है, और इसी के बगल से याद रखिए नर्मदा नदी जा रही है। तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये नर्मदा सोन नदी घाटी है, और ये सतपुड़ा है। और देखिए यहीं पे बनाया है, ये राजपीपला श्रेणी है, यहाँ पर ग्वालीगढ़ श्रेणी है, यहाँ पे महादेव श्रेणी है, यहाँ पे मैकाल श्रेणी है, सब बताऊंगा। यहाँ की अलग अलग पीक कौन सी है, ऊंची ऊंची चोटी कौन सी, उसके बारे में बताऊंगा। ये तो मुझे ऐसे ही प्यारा इमेज लग रहा था, तो मैंने सोचा लगा लेते हैं, हाँ थोड़ा आप भी देख लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत हमारा भारत लगता है, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। हाँ तो याद रखिए ये सैटेलाइट इमेज है, और इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये ओवरऑल मैप दिखा दिया भारत का, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा चलते हैं दक्षिण की तरफ। दोस्तों अक्सर करके जब इन्वायरमेंट आप पढ़ते हो तो आपने नाम सुना होगा पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का। ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है दोस्तों, एक्चुअली में ये पर्वत श्रेणियां हैं। ये क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों। ये आप देखिए यहां पर वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, और इस साइड दोस्तों ये ईस्टर्न घाट है। थोड़ा सा अंतर है ईस्टर्न वेस्टर्न में, पता क्या अंतर है दोस्तों? अंतर ये है कि ये जो इधर वाला है वेस्टर्न है, पश्चिम दिशा टाइप जो है, ये पूरा सिल पैक है, इसीलिए कोई भी नदी इनको क्रॉस करके उस साइड नहीं जाती है। समझिए, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। अगर मैं ऐसे मान लीजिए, मान लूं ये हमारा वेस्टर्न घाट है, तो कोई नदी इधर से बहते हुए ऐसी नहीं है जो इस पूरे वेस्टर्न घाट को कट करके इस पार चली जाए, क्योंकि इधर आपका अरब सागर है। जो भी नदियां हैं, मान लीजिए कोई नदी यहीं से निकली तो ऐसे तो जा ही सकती है, ऐसे जा सकती है ना, कोई नदी ऐसे तो ऐसे जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि भारत में इधर से निकल करके इस घाट को क्रॉस करके चली जाए, यानी पूरा का पूरा पैक है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा ये वाला। और वहीं अगर हम ईस्टर्न घाट के साथ देखें तो ईस्टर्न घाट कई जगह पर कटा पिटा है, इसलिए इधर साइड में चोटियां, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी, और वहीं से फिर नदी क्या हो गई है, आ गई इस साइड गिरते चली गई है। तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादातर नदियां मिलेंगी आपको, ठीक है। बाकी यहाँ पे तट लिख रहा है, तो तट पढ़ाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता आपको होगी, क्योंकि आपको अभी अच्छे से पढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ और चीजें दिखाता हूं। देखिए अगर हम पश्चिमी घाट की थोड़ी सी और चर्चा करें तो देखिए पश्चिमी घाट भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे ये पूरा का पूरा जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ना, ये भारत का निचला वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर गुजरात के पास ये महाराष्ट्र से शुरू होकर के ये महाराष्ट्र, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा गोवा, ये कर्नाटका और केरला तक आ रहा है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से समझिए दोस्तों, ये सबसे ऊपर जो हल्का ग्रीन में है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न घाट। मतलब नॉर्थ माने क्या हो गया, उत्तरी, उत्तर दिशा में उत्तरी, और वेस्टर्न माने पश्चिमी, यानी पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा है। यहां पर पश्चिमी घाट का मध्य हिस्सा है, मतलब इसीलिए बोल रहा है सेंट्रल वेस्टर्न घाट। यहां पे दोस्तों नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी, ठीक है। तो नीलगिरी याद रखिएगा यहां पर, और सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, साउथर्न वेस्टर्न, ठीक है, यानी दक्षिणी पश्चिमी घाट। आगे बताऊंगा दोस्तों, यहीं पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा शांत घाटी वगैरह, ठीक है।
अब देखिए लोकेशन आपको मैप इसका भी दिखा देता हूं, माउंटेन वगैरह का जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए थार का मरुस्थल है, ठीक है, यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है पूरी, मतलब दूर तक जाएगी ये श्रृंखला। उसी तरह देखिए छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका मालवा का पठार पड़ जाएगा, फिर बघेलखंड का पठार पड़ जाएगा, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार पड़ जाएगा, और ये देखिए ये विंध्य पर्वत श्रेणियां है, ठीक है, इसको याद रखिए। उसके ठीक नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, विंध्य और सतपुड़ा, तो ध्यान दीजिएगा। बीच से नर्मदा नदी जा रही है, उसके बाद ताप्ती जा रही है, इधर आपका वेस्टर्न घाट दिख रहा है, ये डेक्कन प्लेट हो गया, दक्कन का पठार, ठीक है, तो याद रखिए। इधर ईस्टर्न हो गया, देखिए कटे पीटे हालत में, देखिए ईस्टर्न वाला देख रहे हैं, यहां से यहां तक, फिर कटा है, फिर यहां तक, फिर कटा है, फिर यहां तक, तो ये ईस्टर्न वाला हिस्सा हो गया, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट है। सबसे नीचे दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, कार्डेमम की पहाड़ियां, ये भारत में सबसे दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियां, तो जरा इन सबको याद रखिएगा, घबराइएगा मत नहीं, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे साथ अगर रहेंगे तो, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत कुछ बताने वाला हूं। मास्टर वीडियो में आखिरी स्लाइड है, इसके बाद एक छोटी सी और स्लाइड है, उसके बारे में बताऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा एक बार थोड़ा सा, ठीक है। एक मोटा आपको बता रहा हूं कि अभी हमको पढ़ना क्या है दोस्तों। जब अगला वीडियो में लेके आऊंगा ना, उसमें मैं आपको इन हिल्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग हिल्स कौन है। अभी देखिए कई बार आपने देखा होगा परीक्षा में पूछता है सेवराय हिल्स, सेवराय की पहाड़ियां कहां पर, इतना ही पूछ दिया, बच्चे परेशान, पूरे भारत सेवराय पहाड़ियां कहां, परेशान, ठीक है। तो देखिए नल्लामला पहाड़ियां कहां है, सेवराय, देखिए सेवराय यहां पर है, जवादी यहां पर है, नगारी यहां पर है, तो एक एक अक्षर आपको बताऊंगा और एक एक पहाड़ी के बारे में बताऊंगा, वहां पर सबसे ऊंची चोटी क्या है, उसके आसपास में नदी कौन सी है, आसपास में शहर कौन से हैं, ये सब आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो अभी एक दो सीरीज के बाद हम लोग पर्वत की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर हम पर्वतों और पहाड़ियों दोनों की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कार्डेमम की पहाड़ियां वो सबसे दक्षिण में है, नीचे की तरफ केरल के भी नीचे, ठीक है। यहीं पर अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी याद रखिए अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और प्लस दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई पर्वत पर अन्नाईमुड़ी चोटी है। दूसरे नंबर पर दोद्दा बेट्टा है, कहां पर है, दोद्दा बेट्टा, वो नीलगिरी पहाड़ी पर पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए यहां अन्नामलाई पर अन्नाईमुड़ी हो गया और यहां दोद्दा बेट्टा हो गया, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर लिख रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। इस साइड आएंगे दोस्तों तो वर्षानाथ हिल्स है, पलानी हिल्स है, ठीक है, सिरुमाली हिल्स है, ठीक है, पंचमलाई हिल है, पंचमलाई, सेवराय और जवादी, ये तो बहुत परीक्षा में पूछा है, बहुत ज्यादा पूछता है। तो दोस्तों आगे मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा। एक चीज और मेरे आज अचानक से दिमाग में आ गया, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जब लोग मैपिंग पढ़ाते हैं, आप कभी मैप देखते हैं तो हम लोग गलत मैप देख लेते हैं। सुनो, आज के बाद गलती मत करना। देखो आप क्या करते हो, जब पाकिस्तान का मैप आपको मैक्सिमम कुछ ऐसा ही मिलेगा, देखो ऐसा ही मिलेगा, पाकिस्तान का जो मैक्सिमम आपको मैप मिलेगा गूगल पे वो ऐसा मिलेगा, देखो ऐसे एक हिस्सा निकला हुआ है, ठीक है, ये गलत मैप है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, गलत मैप है, गूगल ने यहां पर गलत दिखाया हुआ है, आप मत गलती करिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर किसका है, जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है। और ये जो देख रहे हैं हिस्सा, ये जो आप गलत मैपिंग करते हो ना, ये देखो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये भारत है यार, ये भारत का मुकुट है। मानता हूं कि ये एलओसी के अंतर्गत आता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आता है, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा कभी उधर मत जाने दीजिएगा। इसलिए पाकिस्तान का मैप का अगर इस्तेमाल आपको कभी भी करना है कहीं भी, तो पाकिस्तान का एक्चुअल मैप देखिए जरा, ये देखिए एक्चुअल मैप में, ठीक है, ये डिजाइन दीजिएगा, ये कटा पिटा डिजाइन, ठीक है, वो सूंड की जैसे निकाल मत दीजिएगा, वो गलत है, ये सही मैपिंग है, क्योंकि ये इसमें जो भारत का हिस्सा है ये भारत की तरफ दिखाया गया है। मैंने कई सारे वीडियो देखे, तो कई बार यूट्यूबर क्या करते हैं ना, मैप मिला लगा दिए, अरे भाई एक तरफ कहते हो जम्मू कश्मीर हमारा, ऊपर से गलत मैप का इस्तेमाल करते हो, मत करना, आज के बाद सही मैप का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे टॉपिक से बाहर की बात थी, बट मैंने सोचा बता देता हूं, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को हमारा मास्टर वीडियो, मजा आया पढ़ के, मजा लेते रहिए। इसी तरह से मैपिंग की सीरीज ये बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि यहां पर भारत के साथ वर्ल्ड के बहुत सारी मैपिंग मैंने आपको कवर कराई है। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। जो पहली बार विजिट करना है भाई मेरे, रुक जाइए, आपके लिए रुकने का समय आ गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां रुक करके इत्मीनान से पढ़ाई कर सकते हो। यूट्यूब सिर्फ मजा मारने की जगह नहीं, केवल एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। यूट्यूब पर आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बशर्ते आपके अंदर सीखने की ललक हो। जब तक यहां से आवाज नहीं आएगी ना कुछ बनने की, कुछ करने की, तब तक मैं 1000 बार बोलूं, मेरे जैसे 1000 बार लोग बोलें, भगवान भी आपको बोलते, कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब तक यहां से चाहेंगे नहीं, तब तक ये वाला कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़ाई करिए,
जो आपको चाहिए सब कुछ आपको दिया जा रही है। आप कहोगे सर इतना मेहनत से पढ़ा दिया, आपको क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए, बस रिश्ता बनाए रखिए और ये आपका चैनल स्टडी 91 आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा क्या कोई मर के लेके जाता है क्या? तो ना तो मैं लेके जाऊँगा ना आप लेके जाओगे, तो बहुत कुछ लूटने बांटने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। जितना अच्छा कार्य कर ले जाओगे दुनिया वही याद रखेगी, ठीक है। आपके पैसे को, आपके धन को, आपके दौलत के, आपके ज़मीन को, आपके घर के, आपको कार को, ये सब कोई नहीं याद रखता। एक से एक लोग, अच्छा दुनिया में कितना पैसा कमा लोगे बताओ, कितना पैसा कमा लोगे? कभी नंबर 1 तो बन नहीं पाओगे। अगर बन भी जाओगे तो क्या करोगे नंबर 1 बनकर? फिर उस पोजीशन पे रुक नहीं पाओगे। फिर क्या मतलब है यार बनने बनाने का? क्या मतलब बनने बनाने का? तो जिंदगी में याद रखिए हमेशा अच्छे कार्य करिए, क्योंकि एक व्यक्ति मरने के बाद सिर्फ अपने कार्य से पहचाना जाता है, नाम से नहीं, कार्य से खाली, ठीक है। उसके पास कितना पैसा कोई मतलब नहीं, वो अपने कार्य से पहचाना जाता है। उसने जीवन में अपने किया क्या, समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया, बस यही पहचाना जाता है। तो आप भी अपने साथ कुछ ऐसा करिए कि नाम हो जाए, ठीक है। जिंदगी में सोचिए अगर आप पैदा हुए ना तो एक बार जरूर मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। आप अपने जीवन में अपना निजी लाइफ जीते रहिए, वो उसको मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मेरी वजह से आप डिस्टर्ब करिए या कुछ और करिए, लेकिन हाँ हमेशा सोचिए दोस्तों कि कुछ ऐसा करेंगे कि नाम रहे, 2 लोग नाम लें, इज्जत से, ठीक है, जबरदस्ती। तो याद रखिएगा ये आपका चैनल है, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।